हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। तो आज अपन एक बार फिर से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पेपर को नस्ते नाबूद करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की है वो सीरीज लेकर आए हैं। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि पिछले साल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर में। उन क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और अपने इस साल कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनकी अपन है वो आज चर्चा करने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे अपने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है वो आज बात करेंगे, जिसमें परीक्षा में पूछे जाने योग्य सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है और आसान भाषा में आपको है वो समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज अपन बात करेंगे वो करेंगे पहले तो अपने 2024-25 के अंदर 2024-25 में एक्सटेंशन का एग्जाम हुआ था, EXT 121 का। उसकी अपन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे। उसके बाद में मैं बात करूंगा ये अपने है वो क्वेश्चन आए हुए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये अपने मुख्य क्वेश्चन आए हुए, अब बात करेंगे अपने आंसर्स की। तो शुरू करते हैं अपन आज की अपने क्लास को। अब इससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि क्लास आपको कैसी लगती है, अपनी फीडबैक आपने वो जरूर देना। अपन फीडबैक भी पढ़ेंगे कि फीडबैक क्या होता है, तो आप फीडबैक जरूर देना और अपने दोस्तों के पास में वो अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना, कमेंट है वो जरूर करना। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को और अपनी फर्स्ट डेफिनेशन है वो है लर्निंग या अधिगम। कि लर्निंग क्या होता है, सीखना क्या होता है, या अधिगम जिसको अपन बोलते हैं लर्निंग या सीखना, जिसको अपन कह सकते हैं कि सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होता है। उसकी अगर अपन बात करें कि अधिगम वह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से अपने ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। क्या बात करें अगर डियर्स अपन बात करें लर्निंग की, किसकी बात करें, लर्निंग की। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है डियर्स, लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि यह है वो लगातार चलता रहता है। क्या डियर्स, लगातार लर्निंग है वो लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी के जीवन के एक ही पड़ाव के अंदर सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपन जीवन भर है वो सीखते हैं और अपने इसमें क्या होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव एक्सपीरियंस से सीखता है, प्रैक्टिस बार बार अभ्यास करने से सीखता है, तथा प्रशिक्षण ट्रेनिंग के माध्यम से वो अपने ज्ञान कौशल में क्या करता है, नॉलेज और स्किल्स के अंदर क्या करता है, बिहेवियर में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। क्या करता है व्यक्ति, आपको बताना है लर्निंग या अधिगम एक से सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव, व्यक्ति अपने अभ्यास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से अपने नॉलेज, स्किल एवं बिहेवियर में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। क्या लाता है, स्थायी परिवर्तन लाता है। इसे अपन है वो लर्निंग या अधिगम बोलते हैं। अधिगम व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं अनुकूल क्षमता को बढ़ाता है। अधिगम क्या करता है, अधिगम यानी कि सीखना। सीखना की बात करें तो सीखना क्या होता है, आपको बताना है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है डियर, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति कैसे सीखता है, वो जीवन भर है वो सीखता रहता है, लगातार कंटिन्यूस सीखता रहता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो व्यक्ति है वो अनुभवों से सीखता है। किसके सीखता है, व्यक्ति अपने खुद के अनुभवों से सीखता है, दूसरों के अनुभवों से भी है वो सीखता है। आपको ध्यान रखना, किसी महान व्यक्ति ने कहा था अपन को हमेशा है वो दूसरों के अनुभवों से वो सीखना चाहिए, क्योंकि खुद के अनुभवों से सीखेंगे तब तक अपनी जिंदगी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब व्यक्ति अनुभवों से सीखता है, उसके अलावा लगातार अभ्यास करता है। क्या करता है डियर्स, अभ्यास करता है, अभ्यास से सीखता है। और अपन बात करें तो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से है वो सीखता रहता है। ठीक है, एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखता है, उसके अलावा प्रैक्टिस से सीखता है और ट्रेनिंग के माध्यम से सीखता है। जिससे क्या होगा, अगर इन व्यक्ति है वो अनुभवों, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से है वो अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, अपने स्किल को बढ़ाएगा, कौशल, कार्य करने की क्षमता, किसी के अंदर निपुण होता है उसको कौशल बोलते हैं। उसके अलावा किसको बढ़ाएगा, अपने व्यवहार को बढ़ाएगा। क्या करेगा, व्यवहार, व्यवहार में क्या करेगा, स्थायी रूप से है वो क्या करेगा डियर्स, परिवर्तन लाता है। और व्यक्ति जो लर्निंग होता है, यह व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं अनुकूल क्षमता, एडोप्टेशन को है वो बढ़ाता है। क्या करता है, व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सीखने से व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। उसके अलावा अपन बात करें तो एडेप्टेशन, अनुकूलन भी है वो सीखने के माध्यम से बनता है। तो मुझे आशा है कि यह आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई। अगला है अपने डेफिनेशन मोटिवेशन। क्या है, मोटिवेशन, प्रेरणा। मोटिवेशन वह आंतरिक या बाह्य शक्ति है। क्या है डियर्स, मोटिवेशन एक या तो फिर आंतरिक शक्ति होगी। कैसी शक्ति होगी, आंतरिक शक्ति होगी, या फिर वो कैसे होगी, बाह्य शक्ति होगी। क्या होगी, या तो अपन किसी दूसरे के द्वारा है मोटिवेट होते हैं, उसको देख के या उसकी बातें सुन के मोटिवेट हो गए।
तो ये मोटिवेशन बाहरी शक्ति हो जाएगी। या फिर अपन आंतरिक भावनाओं से सीखते हैं कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, वो आंतरिक होता है। यह व्यक्ति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्या होता है मोटिवेशन? क्या होता है मोटिवेशन? आंतरिक या बाह्य शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति को अपने गोल प्राप्त करने हेतु, क्या प्राप्त करने हेतु? गोल प्राप्त करने हेतु, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ऐसे है वो प्रेरित करता है। ठीक है डियर्स, ये आवश्यकता, इच्छा, प्रेरक एवं प्रोत्साहन पर आधारित होती है। मोटिवेशन होता है ये अपनी आवश्यकता होगी तो अपन मोटिवेट होंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसके अलावा जब किसी की डिजायर होती है, इच्छा होती है, तो वो मोटिवेट होता है कि यार मुझे करने की इच्छा है तो अपन को करना चाहिए। उसके अलावा किसी प्रेरक के द्वारा, किसी के द्वारा है वो मोटिवेट होता है, कोई मोटिवेशन सेमिनार वगैरह से मोटिवेशन होता है। उसके अलावा प्रोत्साहन पर आधारित होता है। प्रेरणा कार्य करने की दिशा, तीव्रता एवं निरंतरता को प्रभावित करती है। अगर मैं बात करूं मोटिवेशन की, किसकी बात करें अपन? मोटिवेशन की बात करें, प्रेरणा की बात करें, तो मोटिवेशन या प्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन होती है वो कार्य करने की दिशा, उसको है हमेशा ही सही दिशा के अंदर ले जाएगी, कार्य करने की दिशा के अंदर परिवर्तन करेगा। उसकी तीव्रता, अगर मोटिवेट व्यक्ति रहेगा तो वो कार्य जल्दी करेगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो उसकी निरंतरता है, कंटिन्यूटी, सततता को है वो प्रभावित करते हैं। अगला है अपना पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व कि पर्सनैलिटी क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी है वो डियर्स अपन बात करने वाले हैं। अगर बात करें पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक और सामाजिक गुणों का संगठित एवं गतिशील समुच्चय है। व्यक्तित्व क्या होता है डियर्स? व्यक्तित्व होता है वो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, किसी भी व्यक्ति का मानसिक, मेंटल, भावनात्मक, इमोशनल तथा सामाजिक गुणों का संगठित एवं गतिशील समुच्चय है। यह व्यक्ति के व्यवहार, सोच एवं दूसरों के साथ उसके समायोजन को निर्धारित करता है। क्या करता है? अगर मैं बात करूं इसकी अपने पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संगठित एवं गतिशील क्या है? समुचित है, समुच्चय है। पर्सनैलिटी होती है वो गतिशील होती है, समुच्चय यानी समूह है। यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से उसके व्यवहार, सोच एवं दूसरों के साथ में समायोजन का निर्धारित करता है। व्यक्तित्व का विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व, तो अपने पिछली क्लास के अंदर जब अपने वन शॉट क्लास हुई थी तब अपने बात किया था कि व्यक्तित्व होता है ये आनुवंशिक रूप से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? व्यक्तित्व आनुवंशिक रूप से प्रभावित होता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, पर्यावरण से प्रभावित होता है, समाज से प्रभावित होता है, ये अपन ने वो बात की थी। अगला है अपना एटीट्यूड। क्या है एटीट्यूड या मनोवर्ती? एटीट्यूड की मैं बात करें, दृष्टिकोण, मनोवर्ती की बात करें कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड व्यक्ति की, एटीट्यूड किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति व्यक्ति की सकारात्मक अथवा नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति होती है। एटीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें डियर्स? एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है वो किसी भी व्यक्ति की, किसी घटना के प्रति, क्या किसी भी व्यक्ति की किसी घटना के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या होती है वो क्या होती है? नकारात्मक या सकारात्मक सोच होती है। नकारात्मक, नेगेटिव, या फिर अपन बात करें तो सकारात्मक, नकारात्मक अथवा सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति होती है, उसकी सोच होती है। ठीक है डियर्स, एटीट्यूड क्यों होता है कि किसी भी व्यक्ति का किसी वस्तु अथवा किसी घटना के प्रति नकारात्मक अथवा सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति होती है, जो सोचने की प्रवृत्ति होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड व्यक्ति के विचार, भावनाओं एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। एटीट्यूड किसको प्रभावित करती है? तो एटीट्यूड करती है वो व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करती है। उसके अलावा व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावित करती है। किसकी प्रभावित करती है? व्यक्ति को भावनाओं को एटीट्यूड प्रभावित करता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो व्यक्ति की जो व्यवहार है, उस व्यवहार को है प्रभावित करता है। एटीट्यूड किसको प्रभावित करता है? व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो ये ध्यान रखना, एटीट्यूड क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति व्यक्ति की सकारात्मक अथवा नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं अपन? एटीट्यूड बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति अथवा किसी वस्तु के प्रति उसकी नकारात्मक अथवा सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति एटीट्यूड कहलाती है। एटीट्यूड होती है वो व्यक्ति के विचारों, व्यक्ति की भावनाओं तथा व्यक्ति के व्यवहार को है वो प्रभावित करती है।
एटीट्यूड अनुभव एवं सामाजिक वातावरण से विकसित होता है। एटीट्यूड किससे विकसित होता है? तो एटीट्यूड अपने खुद के अनुभवों से विकसित होता है, उसके अलावा सामाजिक वातावरण से वो डियर्स विकसित होता है। अगला है अपना इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता। क्या है डियर्स? अगली अपनी डेफिनेशन क्या है? इंटेलिजेंस क्या होती है, बुद्धिमत्ता क्या होती है, उसकी अपन है वो बात करने वाले। इंटेलिजेंस की बात करें तो सीखने, बुद्धिमत्ता सीखने, तर्क करने, रीजनिंग, समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने तथा नई परिस्थितियों में समायोजन करने की मानसिक क्षमता है। अगर बात करें डियर्स इंटेलिजेंस की कि इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता सीखने, रीजनिंग तर्क करने, समस्याओं का समाधान करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग अथवा नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्या होती है, मानसिक क्षमता होती है। यह व्यक्ति के निर्णय लेने एवं ज्ञान के प्रभावी उपयोग की योग्यता को दर्शाती है। बुद्धिमत्ता होती है वो किसी भी व्यक्ति की सीखने, व्यक्ति को तर्क करने, रीजनिंग, व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्विंग अथवा उसको व्यक्ति को नई परिस्थितियों के प्रति है वो परिस्थितियों में समायोजन करने की मानसिक क्षमता होती है। यह व्यक्ति के निर्णय लेने एवं ज्ञान के प्रभावी उपयोग की योग्यता को दर्शाते हैं। अगला अपना है टीम वर्क। क्या होता है? टीम वर्क वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सहयोग, समन्वय तथा प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन के साथ कार्य करते हैं। टीम वर्क की बात करें डियर्स, टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही गोल को, सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कॉमन गोल, अपना कॉमन गोल होता है, उस कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए? कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए एक साथ में सहयोग की बाधा प्राप्ति हेतु सहयोग यानी कि कोऑपरेशन, उसके अलावा समन्वय, कोऑर्डिनेट बना के तथा प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन के साथ में कार्य करता है। ठीक है डियर्स, के वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ में सहयोग की भावना से, उसके अलावा प्रभावी कम्युनिकेशन से और समन्वय से है वो क्या करते हैं डियर्स, एक साथ में कार्य करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? टीम वर्क बोलते हैं। एक सफल टीम वर्क से कार्य की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ती। अगर मान लो एक टीम वर्क अच्छा है, क्या है डियर्स, अगर अपन किसी भी कंपनी की बात कर ले, कंपनी या संस्थान की बात कर ले, उसके अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति टीम वर्क अगर अच्छा होगा तो अपन का उसका प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके अलावा उसकी क्वालिटी भी है वो क्या होगी डियर्स, क्वालिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है डियर्स, ये अपन को ध्यान रखना है कि किसी भी संस्था हो गई, चाहे कोई भी कंपनी हो गई, कोई खेती का कार्य हो गया, कुछ भी काम होता है जिसमें टीम वर्क इन्वॉल्व होती है, अगर टीम वर्क अपनी 100% देगा तो प्रोडक्शन और क्वालिटी है वो अपने आप बढ़ेगा। उसके बाद में है लर्निंग स्टाइल। क्या है डियर्स? लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली। कि लर्निंग स्टाइल क्या होती है? लर्निंग स्टाइल वो विशिष्ट तरीका है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण, समझ एवं स्मरण करता है। क्या होता है डियर्स? लर्निंग स्टाइल की बात करें, लर्निंग स्टाइल वो तरीका होता है, क्या होता है? ये एक प्रक्रिया होती है, तरीका होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने ज्ञान को ग्रहण करता है, व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण करता है, व्यक्ति समझ पैदा करता है, अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, स्मरण या रिमेम्बर करता है। ठीक है डियर्स, प्रमुख शैलियां दृश्य, विजुअल, सर्वे, ऑडिटरी एवं गतिशील या स्पर्शात्मक, काइनेस्टिक होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सीखने की कौन कौन सी शैलियां होती है, तो सीखने की विजुअल शैलियां यानी देख कर सीखना, ऑडियबल यानी कि सुनकर सीखना, या फिर अपने गतिशील या स्पर्शात्मक, काइनेस्टिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की शैली अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति को है वो देखता है तो देखने से ज्यादा याद होता है, किसी व्यक्ति है कोई है वो सुनता है तो सुनने से उसको ज्यादा याद होता है, कोई व्यक्ति खुद रीडिंग करता है, लिख लिख के याद करता है, उससे ज्यादा याद होता है। तो जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग तरीके की हो सकती है। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है ग्रुप डायनेमिक की समूह गति की क्या होती है? ग्रुप डायनेमिक समूह के सदस्यों के बीच में होने वाली अंतःक्रियाओं, नेतृत्व, संचार एवं सहयोग का वैज्ञानिक अध्ययन है। ग्रुप डायनेमिक की बात करें, समूह गतिकी की क्या बात करें कि समूह गतिकी, ग्रुप डायनेमिक क्या होता है? तो ग्रुप डायनेमिक किसी ग्रुप के सदस्य, जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उनके सदस्यों के बीच होने वाले अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, सदस्यों के बीच में कैसे आपसी भावना या अंतःक्रिया कैसी है, इंटरेक्शन, उनके बीच में नेतृत्व कैसा है, जो लीडरशिप है वो कैसी है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, उनका सहयोग, कोऑपरेशन कैसा है, इनका अपन वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? समूह गतिकी। समूह गतिकी में समूह के सदस्यों के बीच में होने वाले अंतःक्रियाओं,
नेतृत्व, कम्युनिकेशन और सहयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह समूह के व्यवहार, निर्णय एवं कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। क्या डियर्स? ग्रुप डायनेमिक है, तो ग्रुप डायनेमिक ग्रुप के बिहेवियर, ग्रुप के डिसीजन और ग्रुप की कार्य क्षमता को है वो क्या करता है डियर्स? प्रभावित करता है। अगला है इमोशन। इमोशन क्या होते हैं? इमोशन या संवेग जिसको अपन बोलते हैं इमोशन, कि किसी परिस्थिति के प्रति उत्पन्न होने वाली तीव्र मानसिक एवं शारीरिक प्रतिक्रियाएं। इमोशन क्या होते हैं डियर्स? इमोशन किसी भी, कोई भी अगर मान लो परिस्थिति है, किसी परिस्थिति के प्रति उत्पन्न होने वाले तीव्र मानसिक एवं शारीरिक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? इमोशन कहलाती है, संवेग कहलाती है। संवेग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति के प्रति उत्पन्न होने वाले तीव्र मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, जैसे खुश, हैप्पीनेस, क्रोध, एंगर, भय, फियर, दुख, सैडनेस। संवेग व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय एवं कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को किसी परिस्थिति के प्रति उसको खुश होता है, क्रोध आता है, भय आता है, दुख होता है, ये क्या होते हैं डियर्स? संवेग होते हैं। संवेग होता है वो व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय, डिसीजन एवं कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है। अगले अपन डेफिनेशन की बात करें, बिहेवियर, व्यवहार क्या होता है? किसकी बात करें कि बिहेवियर क्या होता है, व्यवहार क्या होता है? व्यवहार व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति में प्रदर्शित की जाने वाली क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं एवं आचरणों का समूह है। व्यवहार क्या होता है डियर्स? व्यवहार किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी परिस्थिति में प्रकट किए जाने वाले आचरण, क्रियाएं, एक्टिव एक्शंस, रेस्पॉन्स का समुच्चय होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, अनुभव, प्रेरणा एवं पर्यावरण से प्रभावित होता है। बिहेवियर क्या होता है? किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति में प्रदर्शित की जाने वाली क्रियाएं, एक्शंस, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस, रेस्पॉन्स एवं आचरण, कंडक्ट का क्या होता है? समुच्चय होता है, समूह होता है। और व्यवहार होता है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व, अनुभव, प्रेरणा तथा पर्यावरण से प्रभावित होता है। बिहेवियर किससे प्रभावित होता है? तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी से प्रभावित होता है, एक्सपीरियंस से प्रभावित होता है, व्यक्ति के मोटिवेशन से और पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। अगला है अपना ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, कि ट्रेनिंग क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है। अगर आप बात करें अपन ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की, किसकी बात करें डियर्स? ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। तो ट्रेनिंग वह नियोजित एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। ट्रेनिंग क्या है डियर्स? नियोजित एवं व्यवस्थित प्रक्रिया, प्लान्ड एवं सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल एवं दक्षता का विकास होता है। ट्रेनिंग क्या होती है डियर्स? ट्रेनिंग व्यक्ति की, जो ट्रेनिंग होती है यह व्यक्ति की नियोजित एवं व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल एवं दक्षता का विकास किया जाता है। प्रशिक्षण कार्य क्षमता, उत्पादकता एवं दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साधन होता है। क्या होता है? प्रशिक्षण। अपन ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, वो ट्रेनिंग क्या होती है कि नियोजित होता है, व्यवस्थित होता है, वहां पर नियोजित सही ढंग से डिसिप्लिन के साथ में अपन को है वो क्या ज्ञान दिया जाता है, कौशल दिया जाता है और दक्षता का है वो विकास किया जाता है वहां पर। और प्रशिक्षण किया हुआ व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी और उसकी दक्षता का में बढ़ने में भी है वो योगदान होगा। अगला है प्रिसिपिटेशन, प्रत्यक्षकरण। प्रत्यक्षण या प्रिसिपिटेशन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का चयन, संगठन एवं व्याख्या करके उनको अर्थ समझता है। प्रिसिपिटेशन क्या होती है? प्रिसिपिटेशन एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने इंद्रियों द्वारा, जो सेंस ऑर्गन है जैसे नाक हो गया, कान हो गए, जीभ हो गए, इनसे के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का चयन करता है, सूचनाओं का सिलेक्शन करता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन करता है, संगठन करता है और उनकी क्या करता है? इंटरप्रिटेशन करता है, व्याख्या करके उनको है वो समझता है। प्रिसिपिटेशन व्यक्ति के अनुभव, विश्वास एवं अपेक्षाओं से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? तो व्यक्ति के अनुभवों से प्रभावित होता है, व्यक्ति के विश्वास से प्रभावित होता है, उसके अलावा व्यक्ति की अपेक्षाओं से प्रभावित होता है। अगला अपना आ गया, अब चौथा क्वेश्चन आ गया। इसमें वो शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, डिफरेंट लिखने होते हैं, वो क्वेश्चन अपना आ गया। व्यक्तित्व की प्रकृति के बारे में बताना, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी की व्याख्या कीजिए। क्या है क्वेश्चन डियर्स? कि नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है, व्याख्या कीजिए। पहले तो बात करते हैं पर्सनैलिटी क्या होती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक व नैतिक गुणों का समन्वित गतिशील संगठन है। ये डियर्स है वो व्यक्तित्व की परिभाषा अपन ने पहले भी पढ़ी, अब दोबारा पढ़ रहे हैं अपन कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, व्यक्ति की मानसिक और व्यक्ति की बौद्धिक
भावनात्मक, सामाजिक अथवा नैतिक गुणों का समन्वित गतिशील संगठन होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के निर्णय तथा वातावरण के साथ समायोजन को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व क्या होता है कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक गुणों का समन्वित गतिशील संगठन है। कैसा संगठन है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यह उसके व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग और वातावरण के साथ में समायोजन को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की प्रकृति। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होते हैं। व्यक्तित्व एक गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व क्या होता है डियर्स? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता है, बल्कि यह समय, अनुभव, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के साथ में निरंतर विकसित होता रहता है। व्यक्तित्व होता है डियर्स, यह एक है वो स्थिर नहीं रहता। व्यक्तित्व होता है वो समय के साथ में, अपने अनुभवों के साथ में, उसके अलावा मैं बात करूं तो एजुकेशन के साथ में, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के साथ में निरंतर विकसित होता रहता है। प्रत्येक नया अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकता है। क्या होता है डियर्स? प्रत्येक नया अनुभव, कोई भी अपन नया अनुभव प्राप्त करते हैं तो वह व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकता है। उसके अलावा बात करें तो व्यक्तित्व यूनिक होता है। कैसे होता है डियर्स? व्यक्तित्व होता है स्टूडेंट्स वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है? व्यक्तित्व होता है वो स्टूडेंट्स अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। दो व्यक्तियों का स्वभाव, सोच, व्यवहार एवं कार्य करने की शैली समान नहीं हो सकती। व्यक्तित्व होता है वो यूनिक होता है। कभी भी दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान नहीं हो सकता। मेरा व्यक्तित्व किसी और के साथ में मेल नहीं खा सकता। मेरा व्यक्तित्व मेरे पास ही होगा और किसी के पास नहीं होता। व्यक्तित्व होता है वो हमेशा ही यूनिक होता है। ये दो व्यक्तियों के स्वभाव, सोच, व्यवहार एवं कार्य करने की शैली के समान नहीं होता है। अगला है व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित दोनों होता है। यानी कि व्यक्तित्व होता है वो आनुवांशिक होता है। क्या होता है? व्यक्तित्व आनुवांशिक भी होता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो व्यक्तित्व पर्यावरण के द्वारा भी है वो प्रभावित होता है। व्यक्तित्व पर आनुवांशिकता, हेरिडिटी तथा पर्यावरण, इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है डियर्स? व्यक्तित्व पर है वो आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है, उसके अलावा पर्यावरण का भी है वो इफेक्ट व्यक्तित्व के ऊपर जरूर रहता है। जन्मजात गुणों के साथ साथ परिवार, विद्यालय तथा समाज भी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। एक तो जन्मजात गुण हो गए जो अपने अपन को मम्मी पापा से प्राप्त हुए, उसके अलावा जो पर्यावरण है, विद्यालय हो गया, उसके अलावा मैं बात करूं तो समाज, ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व व्यवहार में प्रकट होता है। व्यक्तित्व किसमें प्रकट होता है? जो पर्सनैलिटी है वो बिहेवियर में प्रकट होती है। किसमें? व्यक्तित्व व्यवहार में प्रभावित होता है, बिहेवियर में प्रभावित होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसके पहनावे, उसके नेतृत्व करने की क्षमता, उसके निर्णय डिसीजन लेने की योग्यता तथा दूसरों के साथ संबंधों से स्पष्ट होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपन कैसे प्राप्त करते हैं? अपन व्यक्तित्व को स्पष्ट कैसे करते हैं कि वो दूसरों के साथ में उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, बोलने की शैली कैसी है, उसके अलावा उसका पहनावा क्या है, उसकी लीडरशिप स्किल कैसी है, उसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, उसमें डिसीजन मेकिंग की पावर कैसी है, दूसरों के साथ में संबंधों से है वो स्पष्ट होता है। व्यक्तित्व लक्ष्य उन्मुख होता है, गोल ओरिएंट होता है। क्या होता है डियर्स? व्यक्तित्व होता है वो लक्ष्य ओरिएंट होता है। व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने व्यक्तित्व का उपयोग करता है। क्या करता है डियर्स? व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या करता है? व्यक्तित्व का उपयोग करता है। मोटिवेशन एवं लक्ष्य व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व को है वो मोटिवेशन तथा उसके जो लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, वो व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करते हैं। अगला है व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व सामाजिक होता है। कैसा होता है डियर्स? व्यक्तित्व सामाजिक होता है, सोशल होता है। व्यक्तित्व होता है वो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है? सामाजिक होती है। मनुष्य समाज में रहता है इसलिए उसका व्यक्तित्व सामाजिक संबंधों, मनुष्य समाज में रहता है इसलिए मनुष्य का व्यक्तित्व सामाजिक संबंधों, संस्कृति, परंपराओं तथा सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है। ये कैसे होता है? जैसे अपन मान लो ऐसे व्यक्तित्व के साथ वाले व्यक्तियों में रहते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, वो हमेशा दूसरों के साथ में बुरा करने की सोचते रहते हैं, कभी अच्छा है वो कार्य नहीं करते, तो अपना भी व्यक्तित्व उस टाइप का विकसित हो जाएगा। अपन भी है वो किसी के साथ में है वो बुरा करना शुरू कर देंगे। मतलब जिस वातावरण के अंदर अपन रहेंगे उस वातावरण के अनुसार अपना व्यक्तित्व है वो विकसित हो जाएगा। इसलिए कहा गया है रंग नहीं तो संग जरूर बदलिया करे। हमेशा ये वो अपने से बेहतर के साथ में रहने की कोशिश करना है डियर्स। ठीक है,
आप जब भी रहो, रूममेट रहो चाहे अपना या फिर अपने क्लासमेट में बैचमेट हो, कोई भी हो, हमेशा आप ऐसे व्यक्तियों के साथ में रहो जो अपने से अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, उनका व्यवहार है वो अपने से अच्छा हो, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो अपने से अच्छी हो, ताकि उन लोगों के साथ में कंपटीशन करो जो लोग अपने से अच्छे हैं, जिससे अपना व्यक्तित्व के अंदर निखार आएगा। आप कभी भी है उन लोगों के साथ में मत रहना जो व्यक्ति अपने से वो नीचे है, जिनका व्यक्तित्व अपने से कमजोर है, उनके साथ में रहोगे तो अपना भी व्यक्तित्व उनके जैसा हो जाएगा। इसलिए हमेशा ही अपन को उन लोगों के साथ में रहना चाहिए डियर्स, जो लोग अपने से बेहतर है, और अपन भी उनकी तरह बनने की है वो अपने अंदर कोशिश करना रहना चाहिए, मोटिवेट है वो हमेशा रहना चाहिए। और कभी भी अपन को है वो जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, प्रॉब्लम से है वो घबराना नहीं है, ठीक है डियर्स। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसका डट कर मुकाबला करना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। समस्याएं आती रहती है, समस्याओं को अवसर में बदलो, टाइप ए की तरह। जो टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, समस्याओं को किस में बदल देते हैं, अवसर में बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने अंदर भी कोई भी समस्या है, उस समस्या को अपने वो अवसर के अंदर बदलना चाहिए। अगला है व्यक्तित्व समायोजन में सहायक करता है, एडजस्टमेंट में सहायक होता है। अच्छा व्यक्तित्व व्यक्ति को नई परिस्थितियों, समस्याओं तथा चुनौतियों के साथ संबलता पूर्वक समायोजन में सहायता करता है। जैसे मुझे पता है मेरा व्यक्तित्व, मैं कैसे भी लोगों के साथ में एडजस्ट कर लेता हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूं, घर पे रहूं, संस्थान में रहूं या कहीं दूसरी जगह भी जाऊं, तो उन लोगों के साथ में मेरा इस प्रकार से व्यक्तित्व है कि मैं उनके साथ में समायोजन कर लेता हूँ। ये मेरे अंदर ये खूबी है। उसके अलावा मैं बात करूं, व्यक्तित्व बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। व्यक्तित्व केवल बाहरी रूप नहीं होता है, इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। व्यक्तित्व में केवल बाहरी रूप शामिल नहीं होती, उसमें व्यक्ति की शारीरिक, व्यक्ति की मानसिक, व्यक्ति की इंटेलिजेंस, बौद्धिक, फीलिंग्स, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। व्यक्तित्व के मापन योग्य होता है। व्यक्तित्व क्या होता है डियर्स, मेजरेबल होता है, मापन योग्य होता है। व्यक्तित्व होता है वो मेजरेबल होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिक विभिन्न पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन तथा क्वेश्चनायर के द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। अगला है व्यक्तित्व निरंतर विकासशील रहता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता रहता है, समय के साथ में, अनुभव के साथ में ये विकसित होता रहता है। व्यक्तित्व होता है वो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक शिक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण एवं सामाजिक वातावरण के साथ में व्यक्तित्व में निरंतर विकास होता रहता है। अब अपन बात करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एक तो हो गया हेरेडिटी, अनुवांशिकता, जैसे अपने माता पिता का व्यक्तित्व होगा उसी टाइप का है वो बच्चों के अंदर व्यक्तित्व होता है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, विद्यालय हो गया, सामाजिक संबंध हो गए, परिवार, फैमिली, अगर फैमिली है वो अच्छी, फैमिली में वो ऊर्जावान है, उनको है वो अच्छे हॉबीज वगैरह सिखाई जाती है तो उस बच्चे का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। शिक्षा, कल्चर, एजुकेशन, सॉरी कल्चर, संस्कृति, शिक्षा, एजुकेशन, सोसाइटी, समाज, हेल्थ, स्वास्थ्य, एक्सपीरियंस, अनुभव, मोटिवेशन, प्रेरणा, ये होते हैं वो डियर्स क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है। अब अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में व्यक्तित्व का क्या महत्व रहने वाला, उसकी अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं डियर्स, कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार की बात करें। कृषि प्रसार में व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है उसकी बात करेंगे। किसानों के साथ प्रभावी संचार स्थापित करने में सहायक होगा। अगर किसी का व्यक्तित्व अच्छा है तो वो किसानों के साथ में कम्युनिकेशन होगा उनका अच्छा बैठेगा। नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। व्यक्तित्व होता है वो लीडरशिप का विकास करता है। किसका विकास करता है, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास करता है। व्यक्तित्व आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस एवं डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। व्यक्तित्व होता है वो आत्म क्षमता को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को एवं डिसीजन मेकिंग की क्षमता को बढ़ाता है। व्यक्तित्व टीम वर्क एवं सहयोग की भावना विकसित करता है। कृषि तकनीकों के सफल प्रचार, टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर होती है उसमें व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण, टीचिंग और अधिगम, लर्निंग में अंतर लिखिए। क्या है डियर्स, कि टीचिंग और लर्निंग में क्या अंतर है उसकी अपन वो बात करेंगे। ठीक है, टीचिंग क्या होती है और लर्निंग क्या होती है। अपन ने बात की थी टीचिंग, लर्निंग की पहले अपन बात कर चुके हैं। टीचिंग, टीचिंग वो नियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल तथा उचित व्यवहार प्रदान करता है। शिक्षक, अगर बात करें अपन इसकी शिक्षण की बात करें, टीचिंग की बात करें, तो टीचिंग होता है एक नियोजित प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, नियोजित प्रक्रिया होती है जिसमें
शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, स्किल तथा उचित व्यवहार, बिहेवियर प्रदान करता है। इसमें शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। शिक्षण के अंदर शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। टीचिंग एक नियोजित प्रक्रिया होती है जिसमें अध्यापक होता है, वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज्ञान, स्किल, कौशल और व्यवहार को है वो सिखाता है। अगला है लर्निंग। लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है। कैसी है? कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अनुभव, एक्सपीरियंस, अभ्यास, प्रैक्टिस तथा ट्रेनिंग द्वारा अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। लर्निंग होता है वो क्या होता है डियर्स? लर्निंग होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, या विद्यार्थी, व्यक्ति कुछ भी बोलो, विद्यार्थी अपने अनुभव, अभ्यास, प्रैक्टिस और वो है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के माध्यम से अपने ज्ञान, कौशल तथा व्यवहार में क्या लाता है? स्थायी परिवर्तन लाता है। अगला क्वेश्चन है डियर्स, अगला है अपने डिफरेंट, बात कर लेते हैं थोड़ी की कि ट्रेनिंग और इसमें क्या डिफरेंट रहने वाला है। ट्रेनिंग शिक्षक केंद्रित होता है। जो टीचिंग होती है वो शिक्षक केंद्रित होता है। टीचिंग तभी होगी जब एक शिक्षक होगा। अब मान लो मैं यहाँ आऊं ही नहीं आपको पढ़ाने, तो आप पढ़ पाओगे क्या? यहाँ नहीं पढ़ पाओगे। तो टीचिंग होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षक पर आधारित होती है, जबकि लर्निंग होती है ये विद्यार्थी केंद्रित होती है। शिक्षक जो टीचिंग ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया, टीचिंग क्या होती है डियर्स? ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, जबकि लर्निंग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। टीचिंग में विद्यार्थी सक्रिय रहता है। टीचिंग में कौन सक्रिय रहता है? शिक्षक सक्रिय रहता है। सॉरी, टीचिंग के अंदर टीचर, टीचिंग में टीचर है वो सक्रिय रहता है, जबकि लर्निंग में विद्यार्थी सक्रिय रहता है। टीचिंग का उद्देश्य सिखाना होता है। टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है डियर्स? कि स्टूडेंट्स को सिखाना। और लर्निंग का उद्देश्य है वो सीखना होता है। क्या होता है? लर्निंग का उद्देश्य सीखना होता है। टीचिंग एक बाहरी प्रक्रिया है। टीचिंग कैसी प्रक्रिया? बाहरी प्रक्रिया है, जबकि लर्निंग आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। टीचिंग सफलता का आधार अध्यापन है और लर्निंग सफलता का आधार। टीचिंग में जो सफलता का आधार क्या है? वो अध्यापन। जब मैं अधिक पढ़ाऊंगा, टीचर अधिक से अधिक पढ़ाता है, तो वो टीचिंग कहलाता है। और लर्निंग में इसका सफलता का आधार होता है वो अभ्यास एवं अनुभव होता है। क्या होता है डियर्स? अभ्यास एवं अनुभव होता है। अगला अपन बात करते हैं प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एवं एजुकेशन में क्या अंतर है बताओ। अगला अपना क्वेश्चन क्या है? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में डिफरेंट के बारे में अपन को बात करनी है कि एजुकेशन क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है। एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा वो व्यापक एवं जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है। शिक्षा होती है वो क्या होती है? व्यापक होती है, ब्रॉड होती है और जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया होती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास में शिक्षा होती है वो सहायक होती है। जबकि ट्रेनिंग होती है वो नियोजित प्रक्रिया होती है। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग नियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल विकसित किया जाता है। ट्रेनिंग होता है वो नियोजित प्रक्रिया होती है और ट्रेनिंग के द्वारा कोई एक विशेष कार्य करने के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए आवश्यक ज्ञान और स्किल विकसित किए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अपन डिफरेंट देख लेते हैं। ट्रेनिंग एक व्यापक प्रक्रिया, एजुकेशन होती है ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है, जबकि ट्रेनिंग विशिष्ट प्रक्रिया होती है, कोई विशेष कार्य को करने के लिए होती है। एजुकेशन में व्यक्तित्व विकास पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? एजुकेशन में व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है, व्यक्तित्व विकास पर बल दिया जाता है, जबकि ट्रेनिंग में कौशल विकास पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? स्किल पर बल देते हैं, स्किल्स पर है वो बल देते हैं, जबकि एजुकेशन में बिहेवियर पर बल दिया जाता है। शिक्षा होती है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों होती है। शिक्षा, एजुकेशन सैद्धांतिक होती है और व्यवहारिक होती है, जबकि ट्रेनिंग होती है वो व्यवहारिक होती है। शिक्षा होती है वो दीर्घकालीन होती है, ट्रेनिंग होती है वो अल्पकालीन होती है। शिक्षा सामान्य ज्ञान प्रदान करती है और ट्रेनिंग किसी विशेष कार्य करने में वो दक्ष बनाती है। शिक्षा सामान्य ज्ञान प्रदान करेगी, ट्रेनिंग कोई एक विशेष कार्य को करने में उसमें निपुण बनाती है व्यक्ति को। शिक्षा जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा होती है वो जीवन के लिए तैयार करती है, जबकि ट्रेनिंग रोजगार के लिए या फिर कार्य करने के लिए तैयार करती है। अगला अपना क्वेश्चन है डियर्स कि इंटेलिजेंस को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षिप्त में लिखिए। क्या बताना है अपन को कि इंटेलिजेंस को कौन कौन से कार्य वो प्रभावित करते हैं। इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता सीखने,
अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं, बुद्धिमत्ता की बात करूं, तो यह सीखने, तर्क करने, समस्या समाधान तथा नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक की इंटेलिजेंस को कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं। तो इंटेलिजेंस को एक तो हेरिडिटी प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? हेरिडिटी या आनुवंशिकता प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। उसका पोषण है वो प्रभावित करता है। हेल्थ, स्वास्थ्य प्रभावित करता है। एजुकेशन, पारिवारिक वातावरण, फैमिली इन्वायरमेंट, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सोशियो एंड इकोनॉमिक स्टेटस, उसके अलावा मोटिवेशन, ये होते हैं वो डियर्स किसको प्रभावित करते हैं? इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता कैसे? जैसे बुद्धिमत्ता का प्रमुख आधार, उसके अलावा मान लो किसी के मम्मी पापा है, वो मम्मी और पापा दोनों सक्सेस इंसान है, तो ये जो इंसान बच्चा होगा वो भी इंटेलिजेंट होगा। पर्यावरण, घर एवं समाज का प्रभाव रहता है पर्यावरण में। पोषण, संतुलित आहार से मस्तिष्क का विकास होगा। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान व सोचने की क्षमता विकसित करती है। एजुकेशन होती है वो ज्ञान तथा सोचने की क्षमता विकसित करती है। फैमिली इन्वायरमेंट, प्रेरणा एवं सहयोग में महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, संसाधनों की उपलब्धता बुद्धिमत्ता को प्रभावित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास संसाधन अधिक है तो वो बुद्धिमान ज्यादा होगा, और संसाधन कम है तो उसके अंदर बुद्धिमत्ता कम होगी। मोटिवेशन, सीखने की इच्छा ही है वो बुद्धिमत्ता के विकास को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन को परिभाषित करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन वह मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का चयन, संगठन एवं व्याख्या करके उनका अर्थ समझता है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है डियर्स? अगर मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन एक मेंटली प्रोसेस होता है। कैसा होता है? मेंटली प्रोसेस होता है, मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति होता है अपने इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का चयन करता है, उनका संगठन करता है और उनकी व्याख्या करके उनका अर्थ समझता है। उनको प्रभावित करने वाले कारक हो गया एक्सपीरियंस, अनुभव, मोटिवेशन, प्रेरणा, नीड्स, आवश्यकता, इंटरेस्ट, रुचि, एक्सपेक्टेंस यानी अपेक्षाएं, इमोशंस, भावनाएं, कल्चर, एजुकेशन, अटेंशन, ध्यान, और सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। ये 10 होते हैं वो प्रेसिपिटेशन को प्रभावित करते हैं। अनुभव, प्रेरणा, आवश्यकता, रुचि, अपेक्षाएं, भावनाएं, संस्कृति, शिक्षा, ध्यान, सामाजिक वातावरण। अगले क्वेश्चन की बात करें डियर्स, अगला क्वेश्चन है अपना व्यवहार के प्रकार बताइए। किसके प्रकार बताने? व्यवहार के प्रकार बताने, बिहेवियर। व्यवहार वो क्रिया एवं प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति किसी परिस्थिति में प्रदर्शित करता है। बिहेवियर क्या होता है डियर्स? बिहेवियर होता है वो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है जो व्यक्ति होता है वो किसी परिस्थिति के अंदर प्रदर्शित करता है। व्यवहार के प्रमुख प्रकार, पहला प्रकार है वो डियर्स कौन सा है? सकारात्मक, पॉजिटिव बिहेवियर। सहयोग, पॉजिटिव बिहेवियर में सहयोग, अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना वाला व्यवहार होता है। पॉजिटिव बिहेवियर कैसा होता है? पॉजिटिव व्यवहार होता है जिसमें सहयोग की भावनाएं होती है, अनुशासन होता है, जिम्मेदार की भावना होती है, जिम्मेदारी की भावना होती है। अगला है नेगेटिव बिहेवियर। नकारात्मक व्यवहार में क्रोध, असहयोग एवं अनुशासनहीनता से युक्त होता है। नकारात्मक व्यवहार कैसा होता है? उसके अंदर क्रोध आएगा, उसके अलावा असहयोग और अनुशासनहीनता युक्त होता है। अगला है ओवर्ट बिहेवियर, प्रकट व्यवहार, जो व्यवहार सीधे देखा जा सकता है जैसे बोलना, चलना, कार्य करना। अप्रकट व्यवहार, कवर्ट बिहेवियर, जो सीधे दिखाई नहीं देता जैसे व्यक्ति की सोच, भावना, कल्पना। अगला है जन्मजात व्यवहार, इनेट बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जो जन्म से प्राप्त होता है जैसे रोना, भूख लगना, ये जन्म से प्राप्त है। अर्जित व्यवहार, लर्न बिहेवियर, अनुभव तथा शिक्षा के द्वारा सीखा गया व्यवहार। उसके बाद में इंडिविजुअल बिहेवियर, व्यक्तिगत व्यवहार, यह व्यक्ति के स्वयं का व्यवहार होता है। सामूहिक व्यवहार, समूह में किया जाने वाला व्यवहार सामूहिक व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन है डियर्स, अब 5वां क्वेश्चन आ गया अपन। तब तक मैं थोड़ा सा है वो पानी पी लेता हूँ कि कब से बोल रहा हूँ, थोड़ा गला सूख गया है।
अपने इस क्वेश्चन में बात है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी की बात करनी है। किसकी बात करनी है अपन को? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करनी है। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, वो मेस्लो ने वो क्या क्या मॉडल दिए थे उनकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके परिचय की। तो व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक, ये डेफिनेशन है, मैंने आपको 3 बार तो बता दी इसी क्लास में। व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक या सामाजिक गुणों का समन्वित एवं गतिशील समूह होता है। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके अनेक सिद्धांत दिए गए। मनोविज्ञान की बात करें अगर अपन, तो साइकोलॉजी में व्यक्तित्व को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए, जिनमें मानवतावादी दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न प्रकार के पर्सनैलिटी के सिद्धांत दिए गए थे, उनमें से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सबसे महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण का विकास मुख्य रूप से अब्राहम मास्लो तथा कार्ल रोजर्स ने किया था। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नियम है वो किसने दिया था? तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का नियम है वो अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स ने वो किया था। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अच्छा होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से अच्छा होता है, उसमें निरंतर विकास एवं आसानी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने की स्वाभाविक प्रकृति होती है। क्या होती है कि जब प्रत्येक व्यक्ति होता है वो जन्म से ही अच्छा होता है और उसमें निरंतर विकास एवं अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की कि मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच व्यक्ति को एक स्वतंत्र, जिम्मेदार तथा सृजनशील प्राणी मानता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नियम है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नियम व्यक्ति को एक है वो स्वतंत्र, फ्री, जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल और सृजनशील व्यक्ति यानी कि क्रिएटिव प्राणी मानता है। यह सिद्धांत व्यक्ति की सकारात्मक विशेषताओं, उसका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा आत्म विकास पर बल देता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है वो किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान और सेल्फ ग्रोथ, आत्म विकास पर है वो बल देता है। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की मुख्य विशेषताएं। मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं? पहली विशेषता है कि व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण होता है, पर्सन होता है वो सेंट्रल्ड अप्रोच होता है। इस सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट, यूनिक एवं महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण में व्यक्ति को यूनिक माना गया, विशिष्ट माना गया, उसके अलावा इसके जैसा और कोई नहीं हो सकता, महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं, अनुभव एवं लक्ष्य अलग अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उसके व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती है, व्यक्ति का लक्ष्य अलग होता है और व्यक्ति के एक्सपीरियंस, अनुभव होते हैं वो क्या होते हैं? डियर्स अलग होते हैं। उसके बाद में फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। मनुष्य अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होता है तथा अपने जीवन के लिए स्वतंत्र, स्वयं उत्तरदायी होता है। मनुष्य होता है वो अपने डिसीजन लेने के अंदर स्वतंत्र होता है और अपने जीवन में स्वयं जिम्मेदार होता है। उसके बाद में आत्म विकास, सेल्फ ग्रोथ। प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल एवं व्यक्तित्व का निरंतर विकास करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे अंदर ज्ञान क्या है वो निरंतर विकास हो, मेरे अंदर स्किल्स, कौशल का निरंतर विकास हो, उसके अलावा मेरे अंदर है वो व्यक्तित्व का भी निरंतर विकास हो। अगला है नकारात्मक, पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है। क्या मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य होता है स्वभाव से अच्छा होता है? उचित वातावरण मिलने पर अपनी क्षमताओं का विकास करता है। क्या करता है? जब उसको उचित वातावरण मिल जाता है तो अपनी क्षमताओं का विकास करता है। अगला है व्यक्तिगत अनुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। व्यक्ति के अनुभव, भावनाएं और विचार उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति की खुद की व्यक्तित्व जो अनुभव होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व, अनुभव, भावनाएं, विचार व्यक्तित्व को क्या करते हैं? महत्वपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मनुष्य अपने जीवन में उद्देश्य निर्धारित करता है तथा उन्हें प्राप्त करने का कार्य करता है। मनुष्य होता है वो अपने जीवन में उद्देश्य निर्धारित करता है तथा उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अगला बात करते हैं अपन मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख मनोवैज्ञानिक। अगर मैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मनोवैज्ञानिकों की बात करूं तो इसमें पहला अपना आता है अब्राहम मस्लो। अब्राहम मस्लो ने आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। किसे, कौन सा सिद्धांत दिया था? हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मस्लो के द्वारा दिया गया था। और उनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं के 5 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा स्तर होता है सेफ्टी नीड्स, तीसरा स्तर होता है लव एंड
बिलोंगिनेस नीड्स। चौथा स्तर होता है वो होता है स्टीम नीड्स, और पांचवा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल आवश्यकताओं में। शारीरिक आवश्यकताओं में व्यक्ति को भोजन, पानी, नींद और श्वास की क्या रहती है, आवश्यकताएं रहती है। उसके बाद में मैं बात करूं तो उसको व्यक्ति को है वो सेफ्टी नीड्स रहती है, सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। किसकी आवश्यकता रहती है, व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। सेफ्टी नीड्स में व्यक्ति को सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता का आवश्यकता रहती है। लव एंड सामाजिक आवश्यकता की बात करूं तो इसमें व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता रहती है, मित्रता की आवश्यकता रहती है, परिवार और सामाजिक संबंधों की आवश्यकता रहती है। उसके बाद में जो उस व्यक्ति को आवश्यकता रहती है वो रहती है आत्मसम्मान की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता रहती है, आत्मसम्मान की आवश्यकता रहती है। व्यक्ति को सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास, उपलब्धि की आवश्यकता रहती है। फिर आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता रहती है। अपनी सर्वोच्च क्षमता का पूर्ण विकास करना चाहता है। अगला अपना क्वेश्चन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। अब बात करेंगे अपन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे डियर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार क्या होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अर्थ है व्यक्ति द्वारा अपनी जन्मजात प्रतिभा, क्षमता, रचनात्मकता एवं योग्यता का पूर्ण विकास करना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अर्थ क्या होता है डियर्स, की व्यक्ति द्वारा अपनी जन्मजात प्रतिभा, व्यक्ति ने वो जन्मजात, जन्म से वो कौन सी पोटेंशियल प्राप्त किया है, उसकी एबिलिटी, क्षमता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी एवं योग्यता का पूर्ण विकास करना होता है। यह मानव विकास का सर्वोच्च स्तर होता है। क्या होता है डियर्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। मानव विकास का सर्वोच्च लेवल क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। मस्लो के अनुसार व्हाट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी, अर्थात व्यक्ति जो बनने की क्षमता है, व्यक्ति में जो बनने की क्षमता है उसे वही बनने का प्रयास करना चाहिए। व्हाट ए मैन कैन बी, व्यक्ति को क्या बनना चाहे, क्षमता क्या है, और ही मस्ट बी यानी कि जो व्यक्ति को बनने की क्षमता होती है वो ही प्रयास करना चाहिए। अपनी क्षमता नहीं है सुपरवाइजर बनने की और अपने सपने देख रहे आईएएस के, ऐसा नहीं करना चाहिए। सपने तो देखने चाहिए लेकिन प्रयास उन्हीं चीजों का करना चाहिए जो अपन बन सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति है, मान लो उसकी क्षमता इतनी है कि वो डबल एओ बन सकता है। क्या बन सकता है, डबल एओ बन सकता है, लेकिन वो प्रयास आईएएस बनने के करेगा तो फिर थोड़ा लोचा रह सकता है उसके। आप कई बार देखते हो कि कई बहुत सारे आईएएस बनने जाते हैं लेकिन बन के नहीं आते। अब आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती है। जिन व्यक्ति ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर लिया वह व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, आत्मविश्वासी होगा, क्रिएटिव होगा यानी कि वो है कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करता रहेगा, ऑनेस्ट एंड एथिकल होगा यानी कि व्यक्ति होगा वो ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। उसके अलावा एथिकल होगा यानी कि नैतिक होगा, अपनी नैतिक नीति के अनुसार है वो चलेगा। व्यक्ति के अंदर है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा यानी कि कोई भी समस्या आएगी समस्या समाधान के अंदर उसके अंदर कुशल होगा। रियलिटी ओरिएंटेड होगा, व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करने वाला होगा। व्यक्ति इंडिपेंडेंट होगा यानी कि स्वतंत्र निर्णय लेने वाला होगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। सोशल रेस्पॉन्सिबल होगा यानी कि समाज के प्रति उत्तरदायी रहेगा। पॉजिटिव थिंकर होगा, व्यक्ति हमेशा ही है वो सकारात्मक सोच रखने वाला होगा। अगला है कॉर्ल रोजर्स का योगदान, यानी कि व्यक्ति के जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मॉडल दिया था उसमें कॉर्ल रोजर्स का क्या योगदान है। कॉर्ल रोजर्स ने पर्सन सेंटर्ड थ्योरी प्रस्तुत की थी। कौन सी थ्योरी प्रस्तुत की थी, पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। इसकी अवधारणा है कि व्यक्ति सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है यानी कि स्व अवधारणा होती है। आइडियल सेल्फ आदर्श स्वयं होता है, रियल सेल्फ वास्तविक स्वयं होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगर्थ यानी कि निशर्त वो सकारात्मक सम्मान प्राप्त करता है। रोजर्स के अनुसार यदि व्यक्ति को प्रेम, सम्मान एवं स्वतंत्रता, रोजर्स के अनुसार यदि व्यक्ति को प्रेम, सम्मान एवं स्वतंत्र वातावरण मिले तो उसका व्यक्तित्व स्वस्थ रूप से विकसित होगा। रोजर्स ने क्या बताया कि अगर व्यक्ति को प्रेम मिल जाए, व्यक्ति को सम्मान मिल जाए और स्वतंत्र वातावरण मिल जाए, और अपनी आवश्यकता क्या है, देखो मुझे तो मेरे तो यही आवश्यकता है, मुझे कुछ नहीं, अपने को है वो मम्मी पापा का है वो अच्छा सा प्रेम मिल रहा है, उसके अलावा अपन को सम्मान मिल रहा है और स्वतंत्र वातावरण मिल रहा है, तो और अपन को क्या चाहिए। ये है वो रोजर्स ने एकदम बात सही की। अगला अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का क्या योगदान है। किसकी बात करते हैं, एग्रीकल्चर अप्रोच में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में ह्यूमनिस्टिक का क्या
महत्व है उसकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कृषि प्रसार में किसानों में आत्मविश्वास विकसित करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसानों में आत्मविश्वास विकसित करता है। लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाता है। कृषि नई कृषि तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा देता है। क्या करता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नई एग्रीकल्चर टेक्निक को अपनाने की प्रेरणा देता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है। किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण देने में सहायक होता है। किसानों को जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन चीजों का प्रशिक्षण देने में सहायक होता है। सेल्फ रिलियंट यानी कि आत्मनिर्भर किसान बनाने में सहायक है। समूह कार्य टीम वर्क एवं सहभागिता प्रिसिपिटेशन को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के क्या लाभ है और क्या सीमाएं हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मानवतावादी दृष्टिकोण में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। व्यक्ति का रचनात्मक कार्य और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। व्यक्ति में सकारात्मक सोच का विकास होता है। व्यक्ति सामाजिक समायोजन में सहायता करता है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मानवतावादी दृष्टिकोण की क्या क्या सीमाएं हैं। वैज्ञानिक प्रशिक्षण अपेक्षाकृत कम होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में वैज्ञानिक प्रशिक्षण होता है वो कम होता है। प्रत्येक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंचता है। प्रत्येक व्यक्ति होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंचता है। सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की अपेक्षा होती है और व्यवहार की सभी समस्याओं की व्याख्या नहीं कर सकता। अगला अपना क्वेश्चन है डियर्स कि सीखने की विभिन्न शैलियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। लर्निंग स्टाइल का है वो अपन को विस्तार से वर्णन करना है। लर्निंग की बात करें, ये एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से अपने ज्ञान, अपने स्किल और अपने एटीट्यूड व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। लर्निंग क्या होता है? एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से या जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों, अपने प्रैक्टिस और अपने ट्रेनिंग के माध्यम से अपने ज्ञान, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, बिहेवियर में अपेक्षाकृत स्थायी लाता है। प्रत्येक व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। जिस विधि से कोई व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है उसे लर्निंग स्टाइल कहते हैं। लर्निंग स्टाइल क्या होती है? सीखने की शैली। लर्निंग स्टाइल वो विशिष्ट तरीका होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति जानकारी को ग्रहण, समझ और स्मरण तथा व्यवहार में लागू करता है। लर्निंग स्टाइल क्या होती है? लर्निंग स्टाइल वो प्रक्रिया होती है, विशिष्ट तरीका होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जानकारी को ग्रहण करता है, उसको समझता है, उसका स्मरण करता है और उसको व्यवहार में लागू करता है। अब प्रमुख सीखने की शैलियों की बात करते हैं। पहली शैली है विजुअल लर्निंग स्टाइल। पहली शैली कौन सी है? दृश्य अधिगम शैली, विजुअल लर्निंग स्टाइल। इस शैली में विद्यार्थी चित्र, पिक्चर्स, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र और वीडियो मॉडल तथा आरेख के माध्यम से वो अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। विजुअल लर्निंग स्टाइल में व्यक्ति चित्रों के माध्यम से सीखता है, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ और वीडियो मॉडल्स के माध्यम से वो सीखता है। इसकी विशेषता है चित्र देखकर जल्दी सीखता है, रंगीन नोट्स पसंद करता है। ये व्यक्ति होता है वो रंगीन नोट्स से अधिक पसंद करता है। मेरी तरफ मुझे भी है, वो जो रंगीन नोट्स है उनको पढ़ने में मजा अलग अधिक आता है। उसके अलावा आरेख एवं फ्लो चार्ट आसानी से समझता है। दृश्य सामग्री अधिक समय तक याद रहती है। जो अपन आंखों से देखते हैं वो इन व्यक्तियों को अधिक समय तक आवश्यकता रहती है। इसके लाभ क्या है कि जटिल विषय होते हैं वो सरल बन जाते हैं चार्ट ग्राफ के द्वारा। स्मरण शक्ति है बढ़ती है, याद करने की क्षमता बढ़ती है, अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। अगला है ऑडिटोरी लर्निंग स्टाइल, सर्वे अधिगम शैली। इस शैली में विद्यार्थी सुनकर सीखता है। क्या करता है? विद्यार्थी है वो सुनकर सीखता है। व्याख्यान, लेक्चर्स के माध्यम से सीखता है। चर्चा, डिस्कस के माध्यम से सीखता है। क्वेश्चन आंसर तथा ऑडियो सामग्री इसके लिए अधिक उपयोगी होती है। ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल में व्यक्ति होता है वो सुनकर है वो सीखता है, इसलिए इसके व्यक्ति के लेक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं, चर्चा इंपॉर्टेंट होती है, डिस्कस, क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिस और ऑडियो सामग्री इसके लिए अधिक उपयोगी होती है। विशेषता होता है सुनकर जल्दी याद करता है, समूह चर्चा पसंद करता है, मौखिक व्याख्यान में अधिक सीखता है, बोलकर दोहराना पसंद करता है।
लाभ है संचार कौशल विकसित होगा, भाषा सीखने में सहायता मिलती है और चर्चा विद्यार्थी को ज्ञान को बढ़ाता है। अगला तीसरा है स्पर्शात्मक काइनेस्टिक लर्निंग। काइनेस्टिक लर्निंग की बात करें, गतिशील अधिगम शैली की बात करें, इस शैली में विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखता है। लर्न बाय डूइंग क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखता है, अपने अनुभव खुद के अनुभवों से सीखता है। इसमें क्या होता है? एक्सपेरिमेंट पसंद करता है व्यक्ति, हमेशा ही प्रयोग करता रहता है। खेत प्रयोगशाला एवं कार्यशाला में अधिक सीखता है। व्यवहारिक कार्यों में रुचि रखता है व्यक्ति, क्या रखता है? व्यवहारिक कार्यों के अंदर है वो रुचि रखता है, गतिविधियों द्वारा सीखता है। उसके लाभ क्या है कि कौशल का विकास होगा, व्यवहारिक ज्ञान होगा वो बढ़ेगा। अगली है रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल। ये है सीखने की स्टाइल है। पहला तो व्यक्ति है वीडियो देख के सीखता है, और अपन जो डूइंग लर्निंग डूइंग मतलब जो अपन करके सीखते हैं वो लंबे समय तक अपन को याद रहता है। तो अपन ने लर्निंग स्टाइल में पहली शैली पढ़ी विजुअल शैली, दूसरी ऑडिटरी सुन के, तीसरी अपन ने प्रयोग करके, चौथी अपनी है लिख कर और पढ़ कर, यानी रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल। इस शैली में विद्यार्थी पुस्तकें, नोट्स, लेख, आर्टिकल्स एवं लेखन के माध्यम से सीखता है, पढ़ना एवं लिखना पसंद करता है, नोट्स बनाता है, लिख कर याद करता है, पुस्तकालय का अधिक उपयोग करता है। अब बात करते हैं अन्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण शैलियां हैं। ये तो चार इंपॉर्टेंट हो गई। अब और भी अन्य है लर्निंग स्टाइल में। इंडिविजुअल लर्निंग, विद्यार्थी अकेले अध्ययन करता है। ग्रुप लर्निंग में व्यक्ति विद्यार्थी होता है वो समूह चर्चा करता है एवं सहयोग से सीखता है। एक्सपीरियंटल लर्निंग में व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा सीखता है, खुद के अनुभवों से सीखता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में व्यक्ति होता है दूसरों को देखकर सीखता है, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है। सहयोगात्मक कोलेबोरेटिव लर्निंग के अंदर क्या होता है? व्यक्ति स्टूडेंट विद्यार्थी होता है मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करता है। ऑनलाइन लर्निंग में विद्यार्थी इंटरनेट, ई लर्निंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा सीखता है, जैसे आप अभी सीख रहे हो। अगला अपना है कि लर्निंग स्टाइल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। लर्निंग स्टाइल को प्रभावित करने वाले कारकों की मैं बात करूं तो इसमें पहला है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। जो व्यक्ति के अंदर, जिन व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता स्टूडेंट ज्यादा होंगे वो ज्यादा सीखेंगे। मोटिवेशन, प्रेरणा, रुचि, इंटरेस्ट, एज, आयु, एजुकेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ, फैमिली सपोर्ट, टीचिंग मेथड और टेक्नोलॉजी, ये होती है वो अपने लर्निंग स्टाइल यानी सीखने की कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। अगला है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में लर्निंग स्टाइल का क्या महत्व है। किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार है वो प्रशिक्षण देना, ये लाभ होता है। प्रदर्शन द्वारा है वो नई तकनीक सीखना सिखाना, वीडियो एवं चित्रों द्वारा जानकारी देना, किसान गोष्ठियों एवं समूह चर्चा का आयोजन करना, खेत पर व्यवहारिक प्रशिक्षण और फार्म ट्रेनिंग देना, आधुनिक डिजिटल शिक्षा, डिजिटल लर्निंग को है वो बढ़ावा देना। अब इसके लाभ क्या है? सीखना सरल एवं स्वाभाविक, जो लर्निंग स्टाइल होती है इसके लाभ क्या है कि इससे व्यक्ति होता है वो सरल एवं प्रभावी तरीके से सीखता है। स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास विकसित होता है, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, कार्य कुशलता एवं रचनात्मकता में वृद्धि होती है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं और बुद्धिमत्ता के प्रकार तथा कृषि प्रसार में इसकी क्या महत्व है। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस के प्रकार और इसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इंपॉर्टेंस। बुद्धिमत्ता मनुष्य की वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा वो सीखता है, तर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है, निर्णय लेता है और नई परिस्थितियों में समायोजन करता है। इंटेलिजेंस क्या होती है? मानसिक, जो बुद्धिमत्ता होती है वो व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, और उसके द्वारा व्यक्ति होता है वो क्या करता है? लर्निंग करता है, सीखता है। उसके अलावा रीजनिंग, तर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है और नई परिस्थितियों में समायोजन करता है। ये जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धिमत्ता व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति का है वो कार्य कुशल का महत्वपूर्ण भाग होता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बुद्धिमत्ता का विशेष महत्व है क्योंकि कृषि प्रसार कार्य में जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं उनको किसानों की समस्याओं को समझकर उचित तकनीकी समाधान है वो प्रदान करना रहता है। बुद्धिमत्ता वो क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सही निर्णय लेता है,
सही डिसीजन लेता है, उचित ढंग से सोचता है तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करता है। क्या होता है डियर्स? बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सही निर्णय लेता है। क्या करता है? सही डिसीजन लेता है, उचित ढंग से सोचता है और परिस्थितियों के अनुसार है वो क्या करता है डियर्स? स्वयं को अनुकूलित करता है। अगला है डेविड वेक्सलर ने वो परिभाषा दी थी बुद्धिमत्ता की कि बुद्धिमत्ता व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्क सोचने और वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन करने की क्षमता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है बुद्धिमत्ता की, उनकी अगर अपन बात करें तो बुद्धिमत्ता होती है वो सीखने की क्षमता प्रदान करती है, लर्निंग एबिलिटी होती है, इसके अंदर तर्क संगति रीजनिंग एबिलिटी होती है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता होती है। अगला है मेमोरी, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है, अनुकूलन को बढ़ाती है, क्रिएटिविटी रचनात्मकता को बढ़ाती है और एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाती है, विश्लेषण क्षमता को बढ़ाती है। बुद्धिमत्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल इंटेलिजेंस, ये सभी प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामान्य मानसिक क्षमताएं। विशिष्ट बुद्धिमत्ता, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ये किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, संगीत, कला या कृषि में उत्कृष्ट प्रदान करने की क्षमताएं। सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस, दूसरों के साथ प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन, सहयोग एवं अच्छे संबंध स्थापित करने की क्षमताएं। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, उनको नियंत्रित करने और उचित प्रतिक्रियाएं देने की क्षमताएं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, दैनिक जीवन एवं कार्य स्थल की समस्याओं का व्यवहारिक समस्या समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। रचनात्मक बुद्धिमत्ता, ये नई खोज, नए विचार एवं नई तकनीकों को विकसित करने की क्षमताएं। अगला है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहु बुद्धिमत्ता। हार्वर्ड गार्डनर ने बहु बुद्धिमत्ता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भाषाई इन्होंने बताया कि लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, स्थानिक बुद्धिमत्ता, संगीतात्मक बुद्धिमत्ता, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इनको। अगला है बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा इंटेलिजेंस है वो प्रभावित होती है, बुद्धिमत्ता प्रभावित होती है। तो पहला है हेरिडिटी, आनुवंशिकता, दूसरा पर्यावरण, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फैमिली, सोशल इकोनॉमिक्स स्टेटस, मोटिवेशनल और प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, ये अपन बात कर चुके हैं। अगला है कृषि प्रसार एक्सटेंशन में बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर है वो इंटेलिजेंस का क्या महत्व है? पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, किसानों की कृषि समस्याओं का उचित एवं वैज्ञानिक समाधान प्रदान करने में सहायता करती है। दूसरा महत्व है डिसीजन मेकिंग, उचित फसल, उर्वरक, सिंचाई एवं कृषि तकनीकों का चयन में सहायता करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार, प्रसार कार्यकर्ता किसानों को सरल एवं प्रभावी ढंग से नई तकनीकों की जानकारी दे सकता है। लीडरशिप, बुद्धिमत्ता प्रसार कार्य क्षमता, किसानों के समूह का सफल नेतृत्व कर सकता है। इनोवेशन, नवाचार, नई कृषि तकनीकों को अपनाने एवं किसानों तक पहुंचने में सहायता करती है। ट्रेनिंग, किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाती है, ग्रुप मैनेजमेंट को बढ़ाती है, एडेप्टेबिलिटी को यानी कि परिवर्तन स्वीकार करने की क्षमता को बढ़ाता है। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट करता है, ग्रामीण विकास करता है। बुद्धिमत्ता ग्रामीण विकास करता है। बुद्धिमत्ता प्रसार कार्यकर्ताओं किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन सुधारने एवं किसान ग्रामीण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अगला अपना है कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के मापन। बुद्धिमत्ता के मापन की बात करूं तो बुद्धिमत्ता का मापन है वो इंटेलिजेंसी क्विंटाइन यानी आईक्यू के द्वारा की जाती है। आईक्यू इक्वल टू क्या होता है? एम ए। आईक्यू का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए अपॉन सी ए
इंटू 100 होता है। एम ए का मतलब होता है मेंटल एज, क्या होता है, मेंटल एज होता है। और सी ए का मतलब होता है ये क्रोनोलॉजिकल एज, क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज। बुद्धिमत्ता मापन के प्रमुख प्रशिक्षण है वो है बाइलेंट सिमन इंटेलिजेंसी टेस्ट, स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, वेसलर इंटेलिजेंसी स्केल। अगला है इसके इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता के लाभ क्या है कि सीखने की गति को बढ़ाती है, बुद्धिमत्ता से है वो सीखने की गति बढ़ती है, तार्किक सोच विकसित होती है, निर्णय क्षमता में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है बुद्धिमत्ता से, और कृषि प्रसार कार्यक्रम अधिक सफल बनते हैं। अगला है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और व्यक्तित्व विकास का क्या अर्थ है। व्यक्तित्व क्वेश्चन क्या है डियर्स की व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है। व्यक्तित्व विकास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, व्यक्तित्व के प्रकारों को बताना है और उनको डिटर्मिनेट्स उनके निर्धारकों को स्पष्ट करना है। तो डियर्स व्यक्तित्व की डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से जानते हो, अपन ने बहुत बार है वो पढ़ लिए। व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति के शारीरिक मानसिक बौद्धिक भावनात्मक सामाजिक तथा नैतिक गुणों का गतिशील संगठन होता है जो उसके व्यवहार एवं वातावरण के साथ में समायोजन करता है। ठीक है डियर्स। उसके बाद में है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है। जो काम की चीज है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वैसे सब काम की चीज है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनैलिटी की अपन ने पहले डेफिनेशन कर ली थी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस एवं प्लान प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान कौशल एटीट्यूड सेल्फ कॉन्फिडेंस लीडरशिप कम्युनिकेशन तथा मॉरल वैल्यूज का विकास होता है। क्या होता है कि अगर मैं बात करूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तो एक सतत एवं योजनाबद्ध प्रक्रिया है। क्या है डियर्स, ये अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक सतत और योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का ज्ञान व्यक्ति का कौशल व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप कार्य का संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल और मॉरल वैल्यूज का विकास होता है। व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, तो आत्मविश्वास बढ़ाना, पॉजिटिव थिंकिंग को विकसित करना, सकारात्मक सोच को बढ़ाना, प्रभावी संचार कौशल विकसित करना, नेतृत्व क्षमता बढ़ाना, डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता को बढ़ाना और सामाजिक समायोजन सोशल एडजस्टमेंट में सुधार करना। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के प्रकार। पहला व्यक्ति होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये शांत एवं गंभीर होते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, ये शांत एवं गंभीर होते हैं, अकेले कार्य करना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं और गहन चिंतन वाले होते हैं, जैसे प्रयोगशाला में शोध कार्य करने वाला कृषि वैज्ञानिक। अगला है बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, ये मिलनसार होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, समूह में कार्य पसंद करते हैं और अच्छे वक्ता होते हैं। कृषि प्रसार अधिकारी जो एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं वो किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। तीसरा होता वो होते हैं एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी यानी कि उभयमुखी, इनके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण होते हैं वो शामिल होते हैं। आवश्यकता के अनुसार अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों व्यवहार करते हैं। संतुलित व्यक्तित्व होता है, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते हैं। जैसे एक शिक्षक जो कक्षा में सक्रिय रहता है लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन भी पसंद करता है। शिक्षक होते हैं वो डियर्स उभयमुखी व्यक्तित्व का वाला व्यक्ति होता है। अब है कि व्यक्तित्व निर्धारक कौन कौन से होते हैं, डिटर्मिनेट्स ऑफ पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के निर्धारक। पहला है आनुवंशिकता, व्यक्ति की शारीरिक बनावट बुद्धिमत्ता एवं कुछ स्वभाव जन्मजात होते हैं। एनवायरमेंट परिवार विद्यालय समाज एवं संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैमिली माता पिता का व्यवहार अनुशासन एवं संस्कार व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उसके बाद में एजुकेशन शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान सोच आत्मविश्वास एवं व्यवहार को विकसित करती है। कल्चर रीति रिवाज परंपराएं सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व को आकार प्रदान करते हैं। हेल्थ अच्छा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक स्टेटस संसाधनों की उपलब्धता शिक्षा एवं अवसरों को प्रभावित करती है। सामाजिक वातावरण में मित्र पड़ोसी एवं सामाजिक संगठन व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। जीवन के अनुभव की बात करें, जीवन के अच्छे एवं बुरे अनुभव व्यक्ति के व्यवहार एवं निर्णय क्षमता को विकसित करता है।
मोटिवेशन उच्च प्रेरणा व्यक्ति को सफलता एवं आत्मविश्वास की ओर अग्रसर करती है। अब व्यक्तित्व के उपाय, सकारात्मक सोच अपनाना चाहिए, नियमित अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्राप्त करते रहना चाहिए, प्रभावी संचार कौशल विकसित करना चाहिए यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए, लीडरशिप स्किल विकसित करनी चाहिए, अनुशासन एवं नैतिकता का पालन करना चाहिए, योगा एवं ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन हमेशा करना चाहिए, आत्म मूल्यांकन सेल्फ इवोल्यूशन करना चाहिए। अगला है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में व्यक्तित्व के विकास का महत्व क्या है। किसानों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में अगर व्यक्तित्व अच्छा है तो। प्रभावी संचार स्थापित होगा, नई कृषि तकनीकों को अपनाने में सहायता मिलती है, नेतृत्व एवं समूह प्रबंधन में सुधार होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक सफल बनते हैं, ग्रामीण विकास में योगदान मिलता है। अब अपने बस ये लास्ट क्वेश्चन बताया कि मोटिवेशन क्या है, उसके सिद्धांतों सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। मोटिवेशन के विभिन्न सिद्धांत बताने अपन को, पहले बताना मोटिवेशन के बारे में, फिर मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में बताना। मोटिवेशन क्या होता है ये अपन ने डेफिनेशन पहले बात कर ली है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरकों एवं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसे कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। मोटिवेशन की विशेषताएं क्या होती है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये लक्ष्य उन्मुख यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होती है, व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देती है। प्रेरणा आंतरिक अथवा बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती है, ये निरंतर चलने वाली होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, एफिशिएंसी एवं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रेरणा अलग अलग होती है। अगला है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के प्रकार। दो प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब व्यक्ति स्वयं की रुचि, व्यक्ति स्वयं की संतुष्टि एवं आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है तो आंतरिक प्रेरणा होती है। जब व्यक्ति स्वयं की रुचि, व्यक्ति स्वयं की संतुष्टि एवं आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है तो आंतरिक प्रेरणा होती है। जैसे किसान नई कृषि तकनीकी सीखने के लिए स्वयं प्रशिक्षण में भाग लेता है। अगला है बाह्य प्रेरणा, जब व्यक्ति पुरस्कार, वेतन, पदोन्नति एवं सम्मान या फिर पुनिशमेंट के कारण कार्य करता है तो वो बाह्य प्रेरणा होती है। जैसे अधिक उत्पादन करने पर किसान को पुरस्कार मिलना। ये अगला है सिद्धांत, मोटिवेशन के सिद्धांत कौन कौन से, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। पहला सिद्धांत है यह है नीड प्रिंसिपल, व्यक्ति की आवश्यकताएं उसकी प्रेरणा का मुख्य आधार होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। गोल प्रिंसिपल, लक्ष्य सिद्धांत, स्पष्ट एवं प्राप्त करने योग्य लक्ष्य प्रेरणा को बढ़ाते हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत, पुरस्कार एवं प्रशंसा व्यक्ति को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सहभागिता, पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता से प्रेरणा बढ़ती है। मान्यता का सिद्धांत, कार्य की सराहना एवं सम्मान से आत्मविश्वास की प्रेरणा बढ़ती है। समानता का सिद्धांत, वे सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार प्रेरणा को बनाए रखता है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, इसे बनाए रखने के लिए नियमित प्रोत्साहन आवश्यक है। अगला है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत है। पहली थ्योरी दी थी वो दी थी मस्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। मस्लो ने वो 5 आवश्यकता के 5 स्तर बताए थे। पहली फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, प्रेम एवं अपनत्व की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद में हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत, हर्ज़बर्ग ने वो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। हर्ज़बर्ग ने प्रेरणा को 2 कारक बताए थे। प्रेरणा के कितने कारक बताए, 2 कारक बताए। पहला है मोटिवेटर्स और दूसरे हैं हाइजेंस फैक्टर्स। मोटिवेटर में अचीवमेंट, रिकॉग्निशन यानी मान्यता, उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पदोन्नति, एडवांसमेंट, स्वच्छता का कारक के अंदर इसने ये वह वो अपने 2 प्रकार बताए थे हर्ज़बर्ग ने, प्रेरक कारक और स्वच्छता का कारक। तो आज की क्लास के अंदर है अपन ने और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किया था। मुझे आशा है कि आप आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी और इस क्लास से वो अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ना और अच्छे से वो एग्जाम की तैयारी करते रहो। थैंक यू।